सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग के बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के टॉप 100 क्वेश्चंस, यानी कि टॉप 1000 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सभी में काम आएगा। और हर साल इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यानी कि जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगी इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और जो एग्जाम में आ भी सकते हैं। और आप लोग की तैयारी इससे बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि सारे के सारे नोट्स बनवा दिए हैं। आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के हर एक चैप्टर्स के नोट्स बनवाए हैं। आप लोग का संस्कृत का भी नोट्स पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो ये सारे नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। और आप लोग अब जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं कराऊंगी इनको ध्यान से करिएगा और आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। तो आप लोग जब कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों में से कितने सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जो अपने एग्जाम के लिए बहुत सीरियस हैं और जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर हम पढ़ेंगे और टॉप 50 क्वेश्चंस आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इस तरीके से जितने भी आपको वीडियोस मिलेंगी, यानी कि जितने भी क्लासेस आगे की मिलेंगी, सभी में आपको टॉप 50 क्वेश्चंस हर दिन आपको मिलेंगे पढ़ने को। इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस सब्जेक्ट का। और आपको पता है कि 30 नंबर का आता है, चाहे यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, दोनों में 30 नंबर का ये पेपर आता है। तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है उपलब्धि अभिप्रेरक, यानी कि अचीवमेंट मोटिव एक प्रेरक है। शारीरिक मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। उपलब्धि प्रेरक या फिर अचीवमेंट मोटिव, तो जब व्यक्ति कोई काम करता है तभी, या फिर ये कहें कि कोई ऐसा काम करता है जिसको देख करके आसपास के जो लोग होते हैं, उसके साथ के लोग होते हैं, वह कहते हैं कि हाँ इस व्यक्ति ने ये काम किया है। या आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए अपने जीवन में। इस तरीके से कह सकते हैं हम कि यहाँ पर उपलब्धि प्रेरक जो होता है वो हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। यह जन्मजात नहीं, जैसे कि भूख, प्यास, नींद, ये सब क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। लेकिन उपलब्धि प्रेरक जो होता है ये क्या होता है, यह मनोवैज्ञानिक होता है। यानी कि इसको हम क्या करते हैं, जीवन में हासिल करते हैं, धीरे धीरे इसको हम अर्जित करते हैं। ये कह सकते हैं कि इसको हम अर्जित करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है एक ऐसा प्रेरक जिसका अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से किया जा सके परंतु व्यक्ति उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करता, उसे कहते हैं अवचेतन प्रेरक, अचेतन प्रेरक, चेतन प्रेरक या फिर उपयुक्त में से कोई। दोस्तों, ऐसे प्रेरक को हम कहते हैं अचेतन प्रेरक, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देता है और हमें उसकी उपस्थिति का अनुभव भी नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति हमें देखता है वह उसको महसूस कर पाता है, तो इसको हम कहते हैं अचेतन प्रेरक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है भूख या हंगर एक प्रेरक है, अर्जित, प्राथमिक, अचेतन या द्वितीयक। दोस्तों, भूख या हंगर एक प्रेरक है, किस तरीके का, यह प्रेरक है प्राथमिक प्रेरक। यानी कि जो भूख होता है वो क्या होती है, यह व्यक्ति को जन्मजात लगती है, या फिर ये कहें कि जिससे बच्चे को भूख लगी तो बच्चा रोने लगेगा। बच्चा अपने, उसकी कोई भाषा तो है नहीं, अगर जन्मजात बच्चा है तो उसकी कोई भाषा तो है नहीं, तो वह क्या करेगा, रो करके अपनी बात को कहेगा। उसे भूख लगेगी, उसे कोई भी तकलीफ होगी तो वो रोएगा। तो इस तरीके से जो भूख है, प्यास है, नींद है, यह जन्मजात ही बच्चे को पता होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है प्राथमिक, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है या ड्राइव है, धनात्मक, ऋणात्मक, तटस्थ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। यानी कि जो भूख है ये किस प्रकार का अंतर्नोद या प्रेरक है, यह धनात्मक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सबसे अंत में कौन सी आवश्यकता पूरी होती है। तो मैस्लो के अनुसार सबसे पहले आती है शारीरिक आवश्यकता, और यहाँ पर आप देखिए सम्मान, आत्म यथार्थता, सुरक्षा, सामाजिक दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बाद में आती है आवश्यकता या सबसे अंत में आती है वो होती है आत्म यथार्थता। लेकिन सबसे पहले आती है शारीरिक या दैहिक आवश्यकताएं, क्योंकि जब व्यक्ति को हम कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, व्यक्ति की ये क्या होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। या फिर ये कहें कि उसकी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, उसकी भूख, सबसे पहले जो भूख होती है यानी कि रोटी, फिर उसके बाद कपड़ा, फिर मकान। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि
जो भूख होती है यानी कि जो शारीरिक आवश्यकता होती है, दैहिक आवश्यकता होती है, शारीरिक या दैहिक, वो सबसे पहले आती है। और बाद में क्या आती है? आत्म यथार्थता, और बीच में सम्मान, सुरक्षा, सामाजिक, ये सारी चीजें भी आती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, शारीरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति, अंतर्नोद, लक्ष्य या फिर आकांक्षा। तो शारीरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं अंतर्नोद यानी कि ड्राइव। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ड्राइव। इसके बाद आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, मैस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं पूरी होती हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जो मैस्लो है उन्होंने आवश्यकता के पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। उन्होंने यह कहा कि सबसे पहले कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं? दैहिक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक आवश्यकताएं, या फिर ये कहें कि जो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था आत्म यथार्थता, ये सारी चीजें बाद में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अचेतन प्रेरक का महत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वुंट द्वारा, मैकडूगल द्वारा, फ्रायड द्वारा या फिर वॉटसन द्वारा। दोस्तों आपको पता है कि जो फ्रायड है इन्होंने अचेतन प्रेरक का महत्व बताया था, आपको पता ही है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और फ्रायड ने ही ईद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं? गौड़ या द्वितीयक अंतर्नोद, सामंजस्य, प्रेरक, प्राथमिक अंतर्नोद या फिर उपयुक्त में से कोई। तो जैविक या शारीरिक जो आवश्यकताएं होती है इनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक अंतर्नोद। यानी कि जो जैविक आवश्यकता होती है, व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता होती है, इसी को मैस्लो ने क्या कहा था? प्राथमिक आवश्यकता या प्राथमिक अंतर्नोद यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसे कहते हैं? सीखना, स्मृति, प्रेरणा या फिर संवेग। तो दोस्तों प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है, यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हो, आपका लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन आप उस लक्ष्य की ओर तभी बढ़ोगे जब आपके अंदर उसके लिए प्रेरणा होगी या अभिप्रेरणा होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसे कहते हैं प्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही जाएगा। जब प्रेरणा होगी तभी व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? भूख शारीरिक अंतर्नोद है, बिल्कुल सही है, शारीरिक आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए, आक्रामकता का प्रेरक, अर्जित प्रेरक। कोई व्यक्ति आक्रामक है, कोई व्यक्ति समझदार है, या फिर ये कहें कि कोई व्यक्ति सुशील है, तो ऐसे व्यक्ति ये जो कह सकते हैं व्यवहार होता है, कोई व्यक्ति आक्रामक है, कोई व्यक्ति शांत है, कोई व्यक्ति हम कह सकते हैं कि बहुत ही मधुर बोलता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का क्या होता है, स्वभाव अलग अलग होता है। तो आक्रामकता भी आदमी आकर के ही तो सीखता है यहाँ पर, या फिर ये कहें कि अपने जीवन में ही सीखता है। तो यह क्या हो गया? अर्जित प्रेरक हो गया। क्रोध तो संवेग होता ही है, आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर उपलब्धि अभिप्रेरक दिया, जन्मजात प्रेरक, ये तो गलत है। उपलब्धि तो हम यहाँ पर आ करके ही अचीव करते हैं। चाहे अब कोई बच्चा जन्म से ही तो वह इंटर पास होकर के तो पैदा नहीं हुआ है, इंटर हाई स्कूल, वह यहाँ आता है, पढ़ता है, धीरे धीरे वह हाई स्कूल इंटर में पहुंचता है, फिर वह उसको जो भी बनना होता है अपने जीवन में, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी उसको बनना होता है, वह क्या करता है? अपनी उपलब्धि को जीवन में आकर के ही तो प्राप्त करता है। तो इस तरीके से यह क्या जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो उपलब्धि अभिप्रेरक जो यहाँ पर है यह जन्मजात ना होकर के क्या अर्जित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आवश्यकताओं के पदानुक्रमिता का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यवस्थित रूप से किया गया? तो आवश्यकता का सिद्धांत, या फिर ये कहें आवश्यकता के पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने, मरे ने, एटकिंसन द्वारा या मैस्लो द्वारा? राइट आंसर है मैस्लो द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। आवश्यकता का सिद्धांत याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैस्लो ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यवहार में परिवर्तन करना सीखना है, अस्थाई, अस्थाई, अपेक्षाकृत या ये सभी? तो व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन सीखना होता है, याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, SOR कारक निम्न में से किसकी देन है? वुड,
थॉर्नडाइक, पाउलो या फिर वुडवर्थ। SOR कारक यह दिया था वुडवर्थ ने, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है संबंधवाद का सिद्धांत, थियरी ऑफ कनेक्शनिज्म के प्रतिपादक कौन है? गुथरी, थॉर्नडाइक, पाउलो या फिर स्किनर। तो आपको पता है कि जो थॉर्नडाइक है इन्होंने संबंधवाद का सिद्धांत दिया था, और ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। इसके अलावा जो 5 गौड़ नियम थे उनको भी आप याद रखिएगा, लेकिन मुख्य नियमों को याद रखना बहुत जरूरी है। अक्सर संख्या पूछता है कि थॉर्नडाइक ने कितने गौड़ नियम दिए थे, तो याद रखिएगा 5 दिए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है गेस्टाल्ट वादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? तो यहाँ पर आप देखिए प्रत्यक्षिक स्थर्थ, इसके अलावा प्रत्यक्षिक सुरक्षा, अंतर्दृष्टि या फिर प्रत्यक्षिक सतर्कता। तो आप लोगों ने पढ़ा ही है कि गेस्टाल्ट वादियों में कौन कौन आता है? कोहलर, कुफ्फा और वर्दीमर। और कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, यही यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो कोहलर महोदय थे इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी समस्या का जो समाधान है वो अचानक सूझ से आता है, हमारी सोचने की, हमारी कल्पना करने की क्षमता से आता है। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे कहाँ के? ब्रिटेन के, अमेरिका के, भारत के या रूस के? तो दोस्तों आपको पता जो पाओलो थे वो कहाँ के थे? रूस के थे। भारत के तो ये थे नहीं। इसके अलावा ब्रिटेन या अमेरिका के, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के। स्किनर भी अमेरिका के ही थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है स्किनर ने नैमित्तिक अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किया था? तो स्किनर का नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यह प्रयोग इन्होंने किस पर किया था, यह पूछा है। तो देखिए बिल्ली पर, चूहे पर, कुत्ते पर या बंदर पर। तो बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। और ये मैंने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद करने का बहुत अच्छा तरीका बताया था, ट्रिक के माध्यम से। इसके अलावा बंदर पर किसने किया था? कोहलर ने किया था, या जिसको हम बनमानुस कह सकते हैं, इसका नाम सुल्तान रखा था इन्होंने। और कुत्ते पर पाओलो ने किया था। तो बचा कौन? चूहा। चूहे पर प्रयोग किसने किया था? याद रखिएगा, स्किनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जानते हैं? अभी मैंने इसका आंसर आपको बता ही दिया कि नैमित्तिक अनुबंधन को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो स्किनर महोदय थे इन्होंने थॉर्नडाइक की SR थियरी को क्या बना दिया था? RS थियरी बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है पुरस्कार एवं दंड एक प्रकार है, बाह्य प्रेरणा का, आंतरिक प्रेरणा का, भाषाई प्रेरणा का या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों पुरस्कार एवं दंड यह बाह्य प्रेरणा है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा, बाह्य प्रेरणा। यानी कि अगर पुरस्कार आप दे रहे हो तो वह बाह्य प्रेरणा है, दंड भी दे रहे हो वह बाह्य प्रेरणा है, आंतरिक नहीं है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? निषेधात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, नगण्य प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर तटस्थ प्रशिक्षण स्थानांतरण। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है अगर एक कार्य के सीखने पर दूसरे कार्य के सीखने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, जैसे कि हिंदी विषय को आपने सीखा है, हिंदी भाषा को, वह गणित विषय को सीखने में बिल्कुल मदद नहीं करेगा। तो इस तरीके से इसका इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। यानी कि जो नॉलेज आपने सीखा है उसका आप कोई भी प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो किसी अन्य काम को सीखने में वह काम जो आपने सीखा है वह बिल्कुल काम नहीं आ रहा है, तो वह क्या होगा? शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण इसको कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? दोस्तों अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग को इसका आंसर पता है। कोहलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत, इन्होंने प्रयोग किया था बनमानुस पर जिसका नाम था सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 23 है अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? तो अनुबंधित उद्दीपक यानी कि ध्वनि को जब उत्पन्न किया जा रहा है
तो उससे उत्पन्न होने वाली अनुक्रिया को हम क्या कहेंगे? जब घंटी की आवाज कुत्ते को सुनाई देती है पावलोव के प्रयोग में, तो आप देखते हो घंटी की आवाज के बाद उसको क्या दिया जाता था? खाना। तो घंटी की आवाज क्या था? अनुबंधित उद्दीपक, और उसके बाद उसको जो खाना मिलता है वह उसकी अनुबंधित अनुक्रिया होगी, क्योंकि वह क्या हो रहा है, एक सिचुएशन पर, एक कंडीशन पर उसको खाना मिल रहा है। जब वो घंटी की आवाज बज रही है, उसके बाद उसके मुंह से लार टपकता है और फिर उसको खाना मिलता है। इस तरीके से यह जो होने वाली अनुक्रिया है घंटी बजाने पर, यह अनुबंधित अनुक्रिया है। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म को चुनना है। तो असत्य युग्म कौन सा है? स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ये तीनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन सा असत्य है, हमको असत्य ढूंढना है। तो कॉलर ने किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर या बनमानुस पर, या ये कहें उसका नाम क्या था? सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, कॉलर ने प्रयोग किस पर किया था? वनमानुस पर किया था। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कबूतर, जो कि गलत है। और आपको पता है कि चूहे और कबूतर पर भी इन्होंने प्रयोग कबूतर पर भी प्रयोग किया था स्किनर ने, याद रखिएगा, चूहे और कबूतर दोनों पर किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है। प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को हम क्या कहेंगे? अगर पहली बार में कोई सीखा हुआ ज्ञान है और दूसरे सीखे गए कार्य में वह बाधा उत्पन्न कर रहा है, आपने कोई चीज सीखी और वह सीखी हुई चीज दूसरे काम को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम इसको कहेंगे नेगेटिव। ऑप्शन बी जो है निषेधात्मक, यह राइट आंसर है, क्योंकि यह जो ज्ञान हमने सीखा है दूसरे ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जैसे आपने हिंदी भाषा में गिनती बनाना सीखा है और फिर आपको इंग्लिश भाषा की जो गिनती 1 2 3 इस तरीके से बनाने को कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ अक्षरों को बनाने में क्या होगा? समस्या होगा। जब आप अंग्रेजी भाषा को सीखेंगे हिंदी भाषा की गिनतियों को बनाने के बाद। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं कि हमने कोई कविता याद की है और उस कविता को याद हमने इतना रट लिया है कि जब हम कोई नई कविता सीख रहे हैं, तो जब हम नई कविता सीख रहे हैं लेकिन जो पुरानी कविता है उसी की लाइनें हमको उसमें भी याद आ जा रही हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रथम अवस्था में हमने ज्ञान सीखा है, जब हम दूसरी अवस्था में कोई नया ज्ञान सीखने की कोशिश करते हैं तो वह क्या करता है? पहले सीखा हुआ ज्ञान उसमें बाधा उत्पन्न करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उन्हें कहते हैं घटित व्यवहार, प्रतिकृत व्यवहार, प्रत्यक्ष व्यवहार या अप्रत्यक्ष व्यवहार। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकृत व्यवहार। ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उन्हें हम प्रतिकृत व्यवहार कहते हैं। यानी कि हमें उन व्यवहार के बारे में पहले से पता होता है कि कोई हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राप्त व्यवहार या प्रतिकृत व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 27 है। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था? उलझन बॉक्स, प्रयोगकर्ता, भोजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, भोजन। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? तो निषेधात्मक पुनर्बलन यानी कि गाली देना, यह क्या हो गया? निषेधात्मक पुनर्बलन यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन। शारीरिक प्रेरक निद्रा, नींद, इसके अलावा भूख, प्यास, ये सब क्या है? शारीरिक प्रेरक है। बाह्य प्रेरक पुरस्कार, आंतरिक प्रेरक वेतन। आंतरिक प्रेरक जो यहाँ पर वेतन दिया है यह असत्य है, क्योंकि यह आंतरिक प्रेरक नहीं हो सकता। आंतरिक प्रेरक क्या होता है? व्यक्ति के अंदर से अभी प्रेरणा आती है, उसको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इसको मोटिवेट करेगा तभी वह अपना काम करेगा। तो यहाँ पर ये आंतरिक प्रेरक कभी भी वेतन नहीं हो सकता कि वेतन के लालच में ही आदमी काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है। पावलोव के अनुबंधन के प्रयोग में पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि उपस्थित की गई थी। पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया था। भोजन एवं ध्वनि दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए गए थे या उपयुक्त में से कोई। दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले ध्वनि की गई थी, यानी कि घंटी की आवाज पहले बजाई जाती है, फिर उसके मुंह से लार निकलता है और उसको तुरंत भोजन मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 29 का वह राइट आंसर है, यानी कि पहले घंटी की आवाज उसको सुनाई देती है, उसके बाद उसको खाना मिलता है। तो पावलोव
ने अपने प्रयोग में इस तरीके से यह प्रयोग किया था, आपको पता ही है, कुत्ते पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से जाना जाता है, किस नाम से? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, आप सभी लोगों को पता ही है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत याद रखिएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसके अलावा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ये सब थॉर्नडाइक ने ही दिया है, ये अलग अलग नाम है एक ही प्रयोग के। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने दिया है, ये भी आप लोगों को पता ही है। अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत भी हल नहीं दिया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, प्राचीन अनुबंधन को ही कहा जाता है। तो प्राचीन अनुबंधन को क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी भी कहते हैं, आप लोगों को पता ही है। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी किसने दी है? पाउलो ने दी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको पाउलो के सिद्धांत को या पाउलो के अनुबंधन के सिद्धांत को हम क्लासिकल थियरी के नाम से भी जानते हैं या शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं और प्राचीन अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली थियरी थी यह, याद रखिएगा आप लोग, अनुबंधन की, पाउलो की। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो किसी क्रिया को बार बार कोई भी काम हम बार बार करते हैं तो यहाँ पर बताया गया कि उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, यानी कि उस काम को हम और साफ तरीके से और अच्छे तरीके से करना सीख जाते हैं। तो यह किस नियम पर आधारित है? तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर या अभ्यास के नियम पर? तो ये आधारित है अभ्यास के नियम पर। यही 3 नियम दिए थे इन्होंने मुख्य रूप से। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है अभ्यास का नियम, यह राइट आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितना आप बार बार अभ्यास करोगे आपको वह काम उतनी ही बेहतर तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसके दिन माना जाता है? तो क्रियात्मक अनुबंधन थॉर्नडाइक की, पाउलो की, स्किनर की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्किनर की। क्रियात्मक अनुबंधन, इन्होंने ही एसआर थियरी को आरएस थियरी कहा था। तो याद रखिएगा कि स्किनर की थियरी को क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ये किसने दिया है? ट्रायल एंड एरर थियरी, थॉर्नडाइक ने दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में किस पर बल नहीं दिया गया है? प्रेरणा, अभ्यास, समझ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है समझ। प्रेरणा, अभ्यास, इसकी तो बात हुई ही है, क्योंकि तत्परता की बात हुई है तो प्रेरणा तो उसमें आएगा ही, और अभ्यास का नियम तो उन्होंने दिया ही है। तो यहाँ पर समझ, अंडरस्टैंडिंग, इस पर विशेष बल नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, परिपक्वता या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने साइकिल चलाना सीखा है और आप उसी के साथ से बाइक चलाना सीख रहे हो तो यह क्या होगा? अधिगम स्थानांतरण होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नडाइक के नियम को इंगित करता है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा? अगर आपने किसी काम को बार बार किया और आपको उससे रिजल्ट बेहतर मिल रहा है और आप उससे सफल हो रहे हो तो आप उस काम को आगे भी करना चाहोगे। और अगर आपने कोई काम किया और उसमें आपको सफलता नहीं मिली, जैसे कि आपने कोई बिजनेस किया और बिजनेस सफल हो गया, तो आप उसमें और इन्वेस्ट करोगे और आप सोचोगे कि मैं और आगे जाऊं। आपको, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। और अगर आपने कोई बिजनेस खोला, कोई दुकान खोली और वो दुकान धीरे धीरे चल नहीं रही है, ग्राहक नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से क्या होगा? आप हतोत्साहित हो जाओगे और उस पर आपका गलत प्रभाव पड़ा उस बिजनेस का। तो इस तरीके से क्रिया की सफलता से संतोष मिलता है हमको, जब हमको संतुष्टि मिलती है जब काम अच्छे से होता है, और जब हम असफल होते हैं, काम अच्छे से नहीं होता है, तो असंतोष होता है हमारे मन में। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को इंगित करता है, यानी कि किस तरीके के काम का हमारे ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे पर या कबूतर पर? तो आप सभी को पता है थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रशिक्षण स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है, पर्यावरण से सीखना, नवीन कार्य सीखना, एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग, या विभिन्न प्रशिक्षकों से भिन्न भिन्न कौशल सीखना।
तो राइट आंसर है एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग करना। जैसे कि आपने गणित के सवाल लगाना सीख लिया, जब आप फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान के विषय में जब सवाल आते हैं तो आप उन्हीं गणित के सवालों को जो आपने सीखा है उन्हीं की सहायता से आप विज्ञान विषय के सवालों को भी सॉल्व कर लेते हो। तो इस तरीके से आपने जो एक बार सीखा है, जो प्रशिक्षण आपने लिया है, वह दूसरे विषय में भी आप उसका प्रयोग कर ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 40 है, दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरीके का कार्य करना क्या कहलाता है? प्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, अनुकरण या अनुबंधन? तो इसको हम क्या कहेंगे? अनुकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है? प्राणी उस कार्य को देर से सीखता है, प्राणी उस कार्य को जल्दी सीख लेता है, पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या उपयुक्त सब। दोस्तों, प्राणी उस कार्य को जल्दी सीख लेता है, इसीलिए पुरस्कार, बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है कि वह अपने काम को अच्छे से और जल्दी से खत्म कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर प्रेरणाजन्य कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? परिवर्तनशील, लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी, लक्ष्य प्राप्ति से शांति या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 है, आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है सीखने वाले छात्र की तत्परता पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, सीखने वाले की प्रेरणाओं पर और सीखने की परिस्थिति तथा वातावरण पर। तो सीखने की जो ललक होती है वह बच्चे के सीखने की तत्परता पर निर्भर करती है, यानी कि आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता सीखने वाले छात्र की तत्परता पर निर्भर करती है कि बच्चा कितना उत्सुक है, कितना जिज्ञासु है किसी भी टॉपिक को जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म माना जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग से, क्लासिकल कंडीशनिंग से, उद्दीपन अनुक्रिया से या फिर बी व सी से? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेंट कंडीशनिंग से। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेंट कंडीशनिंग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे, याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? रटना, समझना, जोर जोर से पढ़ना या लिख कर याद करना? याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है समझना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसे उसकी रुचि के कार्य दे देंगे, उसे कुछ ऐसे कार्य देंगे जो वह कर न सके, उसे डांट कर बैठा देंगे या उसे कक्षा का नेतृत्व करने को देंगे? दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऐसा छात्र है जो बहुत ही बुद्धिमान है आपकी क्लास में और वह सदैव क्या करता है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, तो उसको क्या करोगे? आप उसको उसकी रुचि का ही कार्य देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि उसको उसकी रुचि का काम देंगे और वह उसी काम में लगा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी है क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभव होता है, बालक सक्रिय या क्रियाशील रहता है, ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है या ज्ञान व्यवहारिक होता है? दोस्तों, जो करके सीखना होता है इससे व्यक्ति को क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभव तो होता ही है, लेकिन ज्ञान जो होता है वो अधिक समय तक अस्थायी रहता है अगर हम कोई चीज करके सीखते हैं। इसीलिए जो साइंस सब्जेक्ट होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, इसमें क्या होता है, एक बार हमने कर लिया तो वह हमें हमेशा के लिए याद रहता है। तो ज्ञान क्या होता है? अधिक समय तक स्थायी रहता है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, यदि आपको कोई बुरी आदत है जिसे आप चाहते हैं कि छात्र अनुकरण ना करे तो आप क्या करना पसंद करेंगे? आप उस आदत को तुरंत छोड़ देंगे, उसका प्रयोग छात्रों के सामने नहीं करेंगे, छात्रों के वह अपने व्यवहार में तुलना करना पसंद नहीं करेंगे या अपनी आदत बनाए रखेंगे? दोस्तों, यदि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है एक शिक्षक के लिए कि अगर यदि आपके अंदर कोई भी बुरी आदत है जिसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उसका अनुकरण ना करें, आपके बच्चे उसको फॉलो ना करें, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस आदत को तुरंत छोड़ दें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस मनोवैज्ञानिक ने अव्यक्त अधिगम का प्रत्यय दिया? टॉलमैन ने, लेविन ने, बंडूरा ने या स्किनर ने? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टॉलमैन ने। तो ऑप्शन नंबर ए टॉलमैन लगा लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, चिन्ह या संकेत अधिगम सिद्धांत संबंधित है संज्ञानात्मक, व्यवहारास्पद, संज्ञानात्मक पूर्णकार या प्रकार्यवाद? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक पूर्ण कार्य।
तो चिन्ह या संकेत अधिगम सिद्धांत संबंधित है संज्ञानात्मक पूर्ण कार्य से। यहाँ पर आप देखिए आपने टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़ लिए। उम्मीद करती हूँ उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पहले से ही आते रहे होंगे। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप हर एक विषय को देख सकते हैं। मनोविज्ञान के नोट्स पूरा मैंने बनवा दिया है। और अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जा करके आप टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से टीयूसी बना हुआ हमारा लोगो मिल जाएगा येलो कलर का, उस पर आप क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वाकई में आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो शेयर करने के बाद जरूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने वीडियो को शेयर किया है, और अपने प्रिय मित्रों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल से बने रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।